नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के बीच आप लोगों के सवालों को लेकर के। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में जो सवाल डालते हैं उनमें से मैंने 21 सवालों को छांट रखा है। आपके द्वारा खड़े किए गए सवाल, आपके द्वारा पूछे गए सवालों को मैंने एक लिपिबद्ध की है। उसमें 21 सवाल हैं और वो सवाल आपने मेरे जरिए नरेंद्र मोदी से पूछा है। मैं भी आप लोगों के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने भी, और जो सवाल पूछने वाले हैं, जो सवाल नहीं पूछने वाले हैं, उन लोगों के सामने भी और पूरे इस देश के सामने वो 21 सवाल रखेंगे जो आपने पूछा है। ये तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी इस काबिल नहीं है कि वो इन सवालों का जवाब दे पाएंगे, कभी भी, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। खैर, वैसे उनके जाने का वक्त आ गया है, जा रहे हैं, लेकिन ये इस समय आप लोगों को इन 21 सवालों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप 2024 में एक निर्णय लेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करके एक सरकार चुनेंगे, एक प्रधानमंत्री चुनेंगे जो आपके लिए, आपके भविष्य के बारे में अगले 5 साल तक काम करेगा। ऐसा ही हमारा संविधान कहता है और नियम है, वही आप करेंगे। आप अपने संवैधानिक दायित्व को निभाएंगे, किसी न किसी को चुनेंगे, सरकार चुनेंगे, वोट देंगे और उस वोट से देश के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे। अब रहा सवाल ये कि आपके ही सवाल हैं। आप वोट देते समय ये याद रखिए कि क्या आपके ही सवालों का जवाब आपको मिल चुका है या फिर आप जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या फिर इन सातिर नेताओं के बहकावे में आकर के या उनके झूठ में फंस करके आप वोट देंगे, ये आप पर निर्भर करता है। 21 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल है कि आपने किया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस बेतहाशा से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये कभी थमेगा या नहीं? ठीक है, ये तो आपके सवाल हैं, ये सवाल आपके सामने है। इसका जवाब आप जो सवाल पूछा है वो तो अलग है, लेकिन आप भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका जवाब ये है मेरे दोस्तों कि कम से कम नरेंद्र मोदी के रहने तक तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, इसी तरह से रहेंगे या फिर और आगे बढ़ेंगे। दुर्भाग्य से अगर आप गलत निर्णय लिए, गलत चुनाव किए, तो इससे भी ज्यादा दाम बढ़ सकते हैं। और सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं, खाद्य तेल हुआ, अनाज हुआ, आपको पता होगा कि इस समय अगर आज की ही बात देखें तो लहसुन 500-600 रुपया किलो चल रहा है। सब्जी, तेल, नमक, दाल, आटा, सब कुछ महंगा है। आम आदमी के थाली से रोटी, दूध, घी या अच्छी चीज़ें तो एकदम से गायब हो चुकी हैं। आम आदमी साधारण तरीके से नमक और रोटी से जीवन बिताने के लिए मजबूर है। और 80 करोड़ लोगों को तो नरेंद्र मोदी खुद भी 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बेचारे इस महंगाई में कहाँ से
अच्छी चीजें खा पाते होंगे। दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है देश विदेश में फैला सारा काला धन कहां गया। अब यह सवाल आपने इसलिए पूछा है, और मैं भी समझता हूं कि पूरे देश और विदेश में 300 से 400 लाख करोड़ का ये लोग आंकड़ा दिया करते थे कि 300-400 लाख करोड़ ब्लैक मनी देश और विदेश में है। रामदेव जैसे और रविशंकर जैसे और दुनिया के और भी, मतलब भारत के और भी भगवा दलालों के जरिए हमारे आपके सामने ये रखा जाता था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वो 300-400 लाख करोड़ रुपया कहां गया, काला धन, जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आएंगे तो 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, नहीं आएंगे तो चौराहे पर खड़ा कर देना, सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। चलो ठीक है, कहां गया वो काला धन, ये आपका सवाल है। जवाब ये है मेरे दोस्त कि अडानी जैसे लोगों को दूसरे नंबर पर पहुंचाने में, देश के सारे इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद करके अडानी यानी मोडानी के नाम करने में, पूरे देश पर कब्जा करने के लिए, या लोगों को डरा धमका करके उनकी संपत्ति छीनने के लिए, या फिर राजनीति में खरीदारी करने के लिए, या फिर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों हजार करोड़ रुपए कहां से आए, जो चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो घोटाला सामने आया है, ये सब का सब ब्लैक मनी का खेल है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार ऑफिस दिल्ली में, आप देख रहे हैं पूरे जिले में, हर जिले में एक एक जगह, 2-2 जगह के, हर तहसील में एक एक कार्यालय बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे जो कम से कम 4-6-10 करोड़ से लेकर के 100-100, 200, 500 करोड़ लगा करके बनाए गए हैं। ये पैसे कहां से आए हैं? ये वही काला धन है। अब आपका अगला सवाल है कि 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त की लाइन में खड़ा करके नरेंद्र मोदी जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो कब तक चलेगा? मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि देश के उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज की लाइन से मुक्ति कब मिलेगी? यह आपका सवाल है, और इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। वो तो अगले 5 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया कि 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा, मतलब उनको पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2 साल 5 साल कोई विकास होने वाला नहीं है, इनको कहीं से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपका सवाल था, और मेरा जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी के रहते तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी के रहते भीख का 5 किलो अनाज का कटोरा उनके हाथ से नहीं छूटने वाला है। उनको 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होने से मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है। आपका चौथा सवाल है कि देश का सब कुछ सिर्फ अडानी को बेचने के पीछे क्या है साजिश? आप लोगों ने बहुत सही सवाल किया है। देश की सबसे बड़ी समस्या ही यही है मेरे दोस्त कि देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा इंस्टीट्यूशन, सारी संपत्ति, सब कुछ अडानी के नाम से करने के पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद क्या है, साजिश क्या है? तो वो ये है
कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कुछ गुजराती चोर माफिया, कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ गुजराती चोर माफिया आजीवन जैसे अंग्रेज भारत पर राज करते रहे, उसी तरह से ये कुछ गुजराती चोर माफिया भारत पर राज करें, इसकी व्यवस्था की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि मीडिया से लेकर जब सारे इंस्टीट्यूशन उनके पास हैं तो आपकी आवाज़ तो दबा ही दी जाएगी, आपकी आवाज़ सुनी कहाँ जाएगी। तो ये है मकसद नरेंद्र मोदी का कि जिस तरह से जब बाहर के होकर के अंग्रेज यहां आकर के राज करके चले गए, लूट करके चले गए, अत्याचार करके चले गए, तो हम तो भारतीय ही हैं, हम तो आराम से इनको बरगलाकर इनकी कमजोरियों को जानते हैं और उसी के जरिए इन पर राज करते रहेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि अडानी जैसे 2, 4, 10, 20 गुजराती चोरों को खड़ा किया जाए और उनके हवाले सारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया जाए। कभी अगर भारत में आवाज़ भी उठे दूसरे प्रदेशों से, दूसरे जगह से, या आम आदमी उठे भी, तो उसे कुचल दिया जाए, गला दबा दिया जाए। मतलब अगर वो सारे बिजनेस उनके हाथ में है, बिजली उनके हाथ में है, पानी उनके हाथ में है, रेलवे उनके हाथ में है, रोड उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो आप खेती कैसे करेंगे, आप खाएंगे क्या, आप जाएंगे कैसे, आप रहेंगे कहाँ? यानी उनकी दया पर आपको रहना है। ये है शातिराना चाल नरेंद्र मोदी की। ये है आपका चौथा सवाल और उसका जवाब। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा और ये बड़ा खतरनाक सवाल है मेरे दोस्त, काले धन के चोरों का नाम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने तो वादा किया था कि चोरों का नाम सामने लाएंगे, उनको जेल में पहुंचाएंगे। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 3 नाम सामने लाए थे और तीनों गुजराती थे। फाइनली उन चैप्टर को बंद करने में ही नानी याद आ गई। फिर सब सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे दिया बंद लिफाफे में और बोला आप किसी का नाम नहीं बताएंगे, छोड़ दो। यानी उन चोरों का नाम, जो आपने सवाल किया है कि आखिर उन चोरों का नाम क्यों नहीं बताते, तो उन चोरों का नाम गुजराती होगा, कोई न कोई, मोदी, शाह, पारेख, मेहता, जिनके पास काला धन है और था। तो वो नाम कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सच्चाई है और इसी कारण से नरेंद्र मोदी उन चोरों का नाम सार्वजनिक नहीं किए। आपका छठा सवाल है, रसातल में गिरते जा रहे रुपए का जिम्मेदार कौन है? तो आप समझ सकते हैं, यह सवाल आपका है और आपका जवाब भी वही है जो आप समझ रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा कौन जिम्मेदार हो सकता है? मेरे दोस्तों, अमेरिका से मिल करके भारत के, अमेरिका और पश्चिमी देश जो डॉलर के नीचे दबा के रखना चाहते हैं रुपए को, उनके साथ नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं। तो निश्चय ही कि रुपए का गिरना तो निश्चित है, रुपया तो गिरेगा ही। और सबसे बड़ा कारण ये है मेरे दोस्त कि मान लो अगर ब्लैक मनी की हिस्सेदारी लेकर के विदेशों में नरेंद्र मोदी आज 200, 250, 300 लाख करोड़ रुपया जमा कर रखा है विनोद अडानी जैसे चोरों के जरिए, उसको भारत में लाना भी है। तो मान लो जब रुपए की कीमत गिरी रहेगी और गिरेगी, 100 रुपया मान लीजिए, $100 उन्होंने किसी बैंक में रखा है, वो ब्लैक मनी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 लाख करोड़ डॉलर मान लो जो भी, और वो जब भारत लाया जाएगा तो जब जितना ही रुपए की कीमत गिरी रहेगी उतना ही फायदा उस काले चोर को होगा, यानी नरेंद्र मोदी को होगा उस रुपए को यहां ला करके। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए $1 उन्होंने चुरा के रखा है, वहां यहां लाएंगे तो मान लीजिए 50 रुपया है तो इनको यहाँ 50 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए 80-82 रुपया है तो 80-82 रुपया $1 का मिलेगा।
अब कई लाख करोड़ डॉलर जब वहां रखा हुआ है, तो दोस्तों वो जब लाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनको कितना रुपया यहां मिलेगा। तो ये डॉलर के सामने रुपए को मजबूत क्यों होने देंगे और कैसे होने देंगे? और मजबूत भी होता तो जो काला धन था वापस आ जाता भारत को, भारत अपना कर्जा उतार देता, भारत अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेता अपने ही पैसे से, तो रुपए का अवमूल्यन रुक जाता। यहां तक कि ईमानदारी से अगर भारत का काला धन भारत में लाया गया होता, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी के कब्जे में है, भारत लाया गया होता तो भारत में ₹1 का $1 मिलता। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की स्थिति क्या होती। वो मोदी जी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भारत जहां है वहीं रहे। सिर्फ कुछ इनके मित्र चोर गुजराती देश पर राज करने के लिए बस उनका धन आगे बढ़े। आपने देखा कि आपातकाल में जिस समय देश पूरी तरह से तबाह हो रहा था, उस समय इनके मित्रों का धन आसमान छू रहा था, यानी अडानी दूसरे नंबर के धनी बन गए थे। आपका 7वां सवाल है, मुंह की खाती जीडीपी पर मौन क्यों है नरेंद्र मोदी? इसका सीधा सा जवाब है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, शैक्षणिक रूप से न्यूड हैं, मतलब एकदम खाली हैं, ज्ञान उनके पास है नहीं। जो विदेशी ताकतें हैं वो नरेंद्र मोदी को चलाती हैं, वो चाहती हैं कि भारत के बाजार पर उनका कब्जा रहे, जैसे चीन और अमेरिका। तो नरेंद्र मोदी को जीडीपी का शायद फुल फॉर्म भी पता ना हो, और नरेंद्र मोदी को जीडीपी कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे सुधरेगा, उनके ब्यूरोक्रेट्स को पता होगा, उनको तो शायद नहीं पता होगा। तो वो क्या सुधार पाएंगे? आपको बरगलाने के लिए मेक इन इंडिया का नाम, ये नाम, वो नाम करते हैं, लेकिन सच ये है कि उनको खुद ही पता नहीं है। कहते हैं गांव में कि बैल का पिछवाड़ा किधर है, जिसे नहीं मालूम वो किसान हो ही नहीं सकता। तो नरेंद्र मोदी जब एबीसीडी नहीं जानते तो नेता कहां से हैं, वो कहां से समझ पाएंगे जीडीपी का मतलब। खैर, उनके रहते तो कुछ आप उम्मीद मत कीजिए। इस मुंह की खाती जीडीपी को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए जमीन पर। इनके जाने के बाद 4 महीने के बाद कुछ बदलाव जरूर होगा। आपका 8वां सवाल है, सरकारी संस्थाओं के हो रहे निजीकरण से देश को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है मेरे दोस्त, देश को कोई लाभ, और नरेंद्र मोदी देश को लाभ पहुंचाना भी नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी बस वही बात है कि अपने 2-4 चोर गुजरातियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं के जरिए भारत पर राज करना चाहते हैं। तो इन सरकारी संस्थाओं के बेचने के पीछे देश पर राज करना है, देश को कब्जे में रखना है। इन सरकारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी बेच भी रहे हैं तो उन्हीं कुछ गुजराती चोरों को ही बेच रहे हैं, किसी और को तो बेच नहीं रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाभ किसका है। लाभ देश का तो हो नहीं सकता, नरेंद्र मोदी का है और उनके चोर माफिया मित्रों का है। आपका 9वां सवाल है, आम लोगों का रुपया लेकर विदेश भाग जाने पूंजीपति मित्रों की खोज खबर कब तक ली जाएगी? कभी नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो भागे ही नहीं मेरे दोस्त। उसको तो नरेंद्र मोदी माइग्रेट करके वहां की सरकारों से बातचीत करके वहां एडजस्ट करवाया है, और वो वहां इसलिए भेजा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ऐसे लोग जो यहां से भागकर देश छोड़कर गए हैं वहां हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं वहां गए हैं कि नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी को हैंडल कर सके, जरूरत पड़ने पर फॉल्स कंपनियां बनाकर उस पैसे को भारत भेजें और वो नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में काम आए। यानी देश के जो अभी देख रहे हैं अडानी के नाम जो सब कुछ किया जा रहा है, इसी के जरिए। तो उनकी मंशा ही ये है कि
अब उनको एक मिशन पे लगाया है नरेंद्र मोदी ने, वो कहीं भाग के नहीं गए हैं। तो जब भाग के नहीं गए हैं, नरेंद्र मोदी के जरिए ही गए हैं और वहां रह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लाने का सवाल ही नहीं उठता। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आपका 10वां सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस की क्या भूमिका रही है? 0। मेरे दोस्त, आरएसएस की भूमिका तो नहीं रही। आरएसएस की तो कोई भूमिका नहीं रही। आपको आरएसएस में से कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी आज़ादी के लिए, जबकि आज़ादी से पहले आरएसएस संगठन का गठन हो गया था। और ये इनका गठन ही भारत को तोड़ने के लिए हुआ था, भारत को लूटने के लिए हुआ था, अंग्रेजों के साथ मिलकर के। अंग्रेज जाने लगे तो इनको न दे करके कांग्रेस को सरकार दे करके चले गए। ये इनका दुर्भाग्य था। इतने दिनों के बाद ये षड्यंत्र करते करते तब हासिल कर पाए और सत्ता में पहुंच पाए। लेकिन ये इनसे आज़ादी से क्या मतलब? ये तो अंग्रेजों को जाने भी नहीं दे रहे थे। ये ही तो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की मुखबिरी यही किया करते थे, अंग्रेजों की दलालियां, मतलब अंग्रेजों को जाने नहीं देने वालों में से ये थे। वो तो कह रहे थे आप यहीं रहो, आप नहीं रहोगे सरकार ही नहीं चलेगी। ये उनके साथ मिलकर के सरकार चलाना चाहते थे। आज जो गद्दार बार बार कहीं से भी भागकर बीजेपी में जा रहे हैं, ये उन्हीं का खून है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत को गुलाम बनाने में लगे रहे। तो इनकी भूमिका कहां से रहेगी? और एक खास जानकारी आपको और दे दूं, मेरा जहां तक अध्ययन है, आप ढूंढेंगे, आपको अगर कोई मिले तो मुझे बताइएगा। आज़ादी की लड़ाई में, भारत को आज़ाद कराने में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में गुजरात से भी गांधी जी, पटेल, ये तो आज़ादी के बाद भी रहे। मैं शहादत की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या ऐसे लोग जो अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हो गए। 7.5 लाख लोग जब शहीद हुए थे तब भारत आज़ाद हुआ। उनमें से गुजरात से मुझे कोई नहीं मिला। इसे मैं मुद्दा नहीं बनाता, ये कह रहा हूं कि ऐसा ही है। अगर इतिहास को जब खंगालेंगे तो गुजरात से कोई ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी है आज़ादी कराने के लिए, या क्रांति की है, या शहीद हुआ है। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये था कि ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों को लाने वाले भी यही थे, और अंग्रेज जब तक रहे तब तक उनके साथ मिलकर के देश पर राज करने वाले भी यही थे, उनकी दलाली खाने वाले भी यही थे। तो ये कहाँ से, वहाँ से कहाँ से मिलते? और ये तब की बात नहीं, आज भी अगर आप देखेंगे तो किसी सीमा पर ये जाते नहीं, देश के लिए लड़ते नहीं। तो लड़ने वालों में से ये नहीं है, हाँ बेचने वालों में से ये जरूर हैं। जब इतिहास को देखोगे तो आपको हर्षद मेहता से लेकर आज मोदी तक ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इंस्टीट्यूशनली, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए लूटने में ये दक्ष रहे हैं, तब से लेकर अब तक। अब भी वही आपके सामने है। इसको आप ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान रूप से भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको आपके सामने आ जाएगा। 11वां सवाल है, 500 करोड़ से ज्यादा के लोन लैंडर और डिफॉल्टर कौन हैं? उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? उनका नाम सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त कि भारत की बैंकों से लोन लेने वाले ज़्यादातर 500 करोड़ से ज़्यादा लोन लेने वाले 80% लोग गुजराती हैं, नंबर 1। और डिफॉल्टर, जब वो लोन लिए हैं तो वही डिफॉल्टर भी हैं। तो नरेंद्र मोदी अब उनका नाम कैसे सार्वजनिक करेंगे? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सार्वजनिक करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, बोलेंगे कि सारा तो यही लोग लूट कर बैठे हैं, हम इसीलिए गरीब हैं, हमारी दुर्दशा जो हो रही है वही कारण है। तो वो सार्वजनिक नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते। आपके सामने 12वां सवाल ये है, आपने जो हमारे सामने रखा है, जो मैं यहाँ रख रहा हूँ, 12वां सवाल है
कि 22 करोड़ आवेदन में मात्र 22 करोड़ आवेदन में 7.22 लाख सरकारी नौकरियां। कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? कहने का अर्थ है, आपने पूछा है 22 करोड़ आवेदन में 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, तो नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कहां गया? आपका कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त, साफ है। जिस आदमी के पास विजन नहीं है, जिस आदमी के पास क्षमता नहीं है, जिस आदमी के पास क्या कहते हैं, वो सक्षम नहीं है बौद्धिक रूप से देश को विकास करने में। जब देश विकास करेगा तभी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब देश रुक गया है, पीछे गया है, तो नौकरियां कहां से मिलेंगी? और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि सब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और प्राइवेटाइज कर जो प्राइवेट ओनर है वो खरीदेगा, तो सबसे पहला काम, कोई भी कंपनी को जब प्राइवेट कोई दूसरा खरीदता है, सरकारी पीएसयूज को, तो सबसे पहला काम वो करता है, छटनी कर देता है, सबको निकाल देता है, मशीनों से काम चलाता है, कम से कम आदमी से काम चलाता है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सरकारी, जहाँ रेलवे है या जो भी, जहाँ से भी नौकरी निकल सकती थी, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी ने ठेके पर दे दिया या प्राइवेट कर दिया। तो किसी को सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह है इसका उत्तर। आपका 13वां सवाल है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम जनमानस और विपक्षी नेताओं को परेशान करने की साजिश कब तक चलेगी? इसका जवाब भी आपके पास ही है। जिस दिन आप अपने वोट से नरेंद्र मोदी को उठाकर फेंक देंगे, जो कि फेंकने वाले हैं, फेंक देंगे, उस दिन तक ये चलेगी। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, वो कर्मठ है नहीं, वो कुशल है नहीं, वो सक्षम है नहीं, और वो अपनी अक्षमता को, अपनी अकर्मण्यता को लोगों पर थोपना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो कुछ ना करें तो भी लोग वाह वाह करते रहें। तो इसके लिए सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके ही कर सकते हैं। लोगों को अपनी तरफ मिलाने में, लोगों को डराने में, लोगों से वसूली करने में, लोगों से काले धन में हिस्सेदारी लेने में, लोगों की कंपनियां छीनने में, लोगों को, या मतलब अपने सामने जो खड़े हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनकी सच्चाई बता रहे हैं, उनका दमन करने में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है। और ये चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मेरे दोस्त, 14वां सवाल है, किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा शहीद किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? आपको कौन लगता है? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और हो सकता है? आपने देखा, किसान बिल के जरिए नरेंद्र मोदी पहले तो अध्यादेश के जरिए ला करके भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों की ज़मीन छीनने की कोशिश की, बाद में 3 किसान बिल के जरिए किसानों की ज़मीन छीनने की कोशिश की, और अब तक वही धोखा दे रहे हैं, चल रहा है। मेरे दोस्त, किसान आंदोलन किए, 13 महीने तक दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे रहे, फिर भी नरेंद्र मोदी ने अंततोगत्वा धोखा ही दिया, उनसे छल किया, उसकी वो आज तक पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी पर आप, हम या देश कैसे भरोसा कर पाता है, मेरे समझ में नहीं आता। ना नरेंद्र मोदी की नीयत पहले साफ थी, ना अब साफ है। आज भी किसानों के साथ धोखा करने की कोशिश की जा रही है। शहादत शुरू हो चुकी है। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, उनके साथ छल किया जा रहा है, उन पर गोली चलवाने की कोशिश की जा रही है, उनसे वो बदला लिया जा रहा है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था और अपने बिल वापस लेने पड़े थे, दिखाने के लिए ही सही। वो भी कसक नरेंद्र मोदी को है, उसका बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, चाहते हैं कि किसान उग्र हों और उन पर गोलियां चलाई जाए,
जिससे नरेंद्र मोदी के कलेजे को ठंडक मिले और नरेंद्र मोदी अपना बदला ले सकें, जो उस समय उन्हें अपमानित होना पड़ा था, सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी अपनी गलती की। नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरह के हैं, आप जानते हैं। तो किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे। आज किसान सड़क पर बैठे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और अब ये नरेंद्र मोदी के जाने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी चले नहीं जाएंगे तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी, आंदोलन भी नहीं रुकेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिशन ही है कि पूरे देश की जमीन छीनकर अडानी को दे दी जाए। कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे अडानी फार्मिंग करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और ठीक वहाँ भी यही मतलब है कि किसी भी तरह से कुछ चोर गुजराती पूरे देश पर राज करें, ये मकसद है नरेंद्र मोदी का। तो आपका सवाल जो है वो उसका सीधा जवाब ये है कि इन सब के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। 15वां सवाल है, पैसा लूटकर भागने वाले और भारत की नागरिकता छोड़ने वाले कौन हैं? ऐसे लोगों के कुल और वंश पर भरोसा करना सही होगा। देश जैसे ही उनके अपने अस्तित्व पर इन चोर, जो ज़्यादातर मैंने कहा 80% लोन यही लिए हैं, 80% ब्लैक मनी इन्हीं के पास है, और 80% से ज़्यादा भागने वाले जो देश छोड़कर भाग जाते हैं पैसा लेकर के, वो सब यही हैं, यानी इनके भाई बंद। और अगर आप कहेंगे कि इनके कुल और वंश पे भरोसा किया जा सकता है, मेरे दोस्त, देश पूरा भरोसा करके नरेंद्र मोदी पर है बैठा है, और ये उसी कुल और वंश से आते हैं, भगोड़े वंश से ही आते हैं, देश छोड़कर भागने वालों में से ही आते हैं। आज भी देश की नागरिकता छोड़कर भागने वालों में ज़्यादातर गुजराती ही हैं जो देश की नागरिकता छोड़कर भाग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गलती करने के बाद, मान लीजिए कानून का, यहां के देश के कानून का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं होते और देश छोड़कर निकल लेते हैं। ज़्यादातर को तो नरेंद्र मोदी ने ही बसाया है, बाहर भेजवा करके। आज भी जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर गुजराती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे दोस्त कि ऐसे कुल और वंश से आप राष्ट्रवाद की उम्मीद करते हैं, या देश के प्रति समर्पण या त्याग की उम्मीद करते हैं, या देश के प्रति शहादत की उम्मीद। जो कानून का सामना करने के लिए खड़ा नहीं होता, तैयार नहीं होता, भाग जाता है देश छोड़कर लूट करके, वो आदमी बॉर्डर पर आप जाएगा, आपके लिए लड़ेगा या देश में आपके हितों के लिए लड़ेगा। अगर वो लड़ेगा, नरेंद्र मोदी उदाहरण है, अगर वो लड़ेगा तो अपने वर्चस्व के लिए लड़ेगा, आपको गुलाम बनाने के लिए लड़ेगा, आपको मूर्ख बनाने के लिए लड़ेगा, आपको लूटने के लिए लड़ेगा। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी बारीकी से सीधे सीधे समझा दिए कि इधर से नरेंद्र मोदी मंदिर, मस्जिद और ये सब दिखा करके आपका ध्यान भटकाते हैं, उधर से अडानी आता है और वो जेब काट लेता है, उधर से अमित शाह खड़े रहते हैं डंडा लेकर, यानी सब गृह मंत्री वो हैं, पुलिस सब उसके हाथ में है, कि अगर आप पहचान भी गए कि चोर ये है और इसको उंगली उठाए तो आपका हाथ भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बड़े साफ तरीके से अगर समझाया, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, और जिसका जवाब भी यही है। इन पर भरोसा देश को नहीं करना चाहिए, ये भरोसे के काबिल नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, ये सच है और यही प्रूव हुआ है। इतिहास को देखोगे तो यही मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि सबके सब ऐसे हैं, लेकिन जो हैं वो वही हैं। 16वां सवाल है आप लोगों का, अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? मेरे दोस्त, अग्निवीर योजना के पीछे की कहानी ये है, मतलब उसके बैकग्राउंड में क्या है वो आप समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई भारत में तो उसने अपना व्यापार यहाँ शुरू किया। तो व्यापार के नाम पर जब उसने फिर सोचा कि
उनके दिमाग में पहले से ही था कि देश पर कब्जा करना है। तो उन्होंने क्या किया कि वो वॉचमैन की भर्ती करने लगे, माने सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करने लगे अपनी कंपनियों के लिए, और वो यहाँ के लोगों को ही अपनी कंपनियों में सिक्योरिटी के लिए भर्ती किए। अधिकारी सिर्फ वहाँ के होते थे, बाकी जो डंडा लेकर खड़े होने वाले और लाठी चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले सब यहीं के होते थे। तो यहाँ के लोगों को भर्ती किया, भर्ती करके कालांतर में वही जो वॉचमैन थे, वही जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कंपनी के लिए काम करते थे, वही सेना के रूप में कन्वर्ट हुए, और कुछ सेनाएं वहाँ बाहर से भी लाए अपने देश से, और भारत को गुलाम बनाया। अपने ही लोगों की लाठी चलवाकर अपने ही लोगों को गुलाम बनवाया। यानी आपके हाथ में लाठी दिया और बोला कि हमको मारकर इस देश का गुलाम बना दो, मार मार कर, और आपने हमको मार मार कर इस देश का गुलाम बना दिया, मतलब अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब अग्निवीर की कहानी, अग्निवीर ये इंतजार में है कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो इनको लाइसेंस दे दिया जाएगा, बाहर से ही गन खरीद लेंगे। ये सिक्योरिटी के रूप में अडानी के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, अडानी की कंपनियों में ज्वाइन कर लेंगे। अडानी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस के नाम पर पर्सनल सेना भी बना लेगा। अब अगर भारत में कहीं से कोई आवाज उठेगी तो उसे दबाने के लिए यही अग्निवीर, ये अपने हैं लेकिन यही अग्निवीर आपके ऊपर लाठी बरसाएंगे, गोली बरसाएंगे और अडानी के लिए काम करेंगे। अडानी भारत आपको गुलाम बनाकर अडानी को सौंपेंगे। यानी ये अग्निवीरों का उपयोग सिर्फ प्राइवेट सेना के लिए करने का के मकसद से नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाया है। 5 साल के बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो ये अडानी के लिए काम करेंगे, यही इनकी योजना है। और कितनी खतरनाक योजना है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर लगा पाएं तो। 17वां सवाल है, चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटालों का मास्टरमाइंड कौन है? बिना नरेंद्र मोदी का कौन हो सकता है? इतनी खतरनाक सोच और इतना खतरनाक काम कोई और कर ही नहीं सकता बिना नरेंद्र मोदी के। यानी आपको बताया है कि ये मास्टरमाइंड होते हैं फाइनेंशियल घोटाले में, वही है, यहां भी वही है। कोई उसे जान ना सके, उद्योगपति जो दे उसके लिए सरकार काम करे, और वो जो दे कहने का मतलब जो घूस दे यानी जो करप्शन करना है वो कानूनी तरीके से। यानी मैंने कई बार इस बात को उठाया था कि नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में यहां तक कि संसद का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लेकिन एक चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, उस चीज का नेशनलाइजेशन किया, यानी राष्ट्रीयकरण किया, वो था भ्रष्टाचार। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर सकते हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो आप सोच सकते हैं कि उसका मास्टरमाइंड कौन होगा? नरेंद्र मोदी। चुनावी बॉन्ड जिस पर तिल मिलाए हुए हैं नरेंद्र मोदी, आज कहीं खड़े होकर कह भी रहे थे कि अगर वो जमाना सुदामा ले जाते और चावल दे देते छुपा करके तो उस पर भी PIL दाखिल हो जाता। वो समझ रहा, पूरा देश समझ रहा है, जो समझदार हैं वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को की मिर्ची कहाँ लगी है, नरेंद्र मोदी को मिर्ची कहाँ लगी है और क्यों ऐसा बोल रहे हैं। यानी उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। यानी जो मैं कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अब बहुत जल्द इमरजेंसी की ओर बढ़ेंगे, इमरजेंसी देश पर थोपेंगे और लगाएंगे, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि चुनाव राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बौने हो चले हैं वैचारिक रूप से। और अगर EVM उनसे छीन लिया गया तो वो 25-30 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, 400 की छोड़िए 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे कह सकते हो आप। तो अंदाजा लगा सकते हो कि नरेंद्र मोदी किस तरफ बढ़ रहे हैं। वो है इमरजेंसी और वो लगाएंगे बहुत जल्द। आपका 18वां सवाल है, PM केयर फंड में जमा कराए अरबों रुपयों का क्या हुआ? मेरे दोस्त, PM केयर फंड में जमा कराए पैसों का हिसाब आप नहीं मांग सकते। वो पैसा
ब्लैक मनी मतलब यहाँ से हवाले के जरिए विदेश गया, विदेश से फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत लाया गया होगा, जो भी थोड़ा बहुत, और जो नहीं होगा वो अभी भी विदेशों में होगा काले धन के रूप में जमा, वो भारत ला करके ऐसे ही चुनावी बांड के रूप में भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, भगवा दलालों को दिया जाएगा। रामदेव, रविशंकर और ये सब जैसे लोग हैं, राम रहीम, उनके लिए जो दलाली करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी नए नए ज्वाइन किए हैं प्रमोद कृष्णन, कल्कि अवतार जो ढूंढ रहे हैं नए भगवान को, नया भगवान का नया अवतार लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे लोगों को क्या आप बता सकते हो मेरे दोस्त, क्या समझा सकते हो? उन्हें अच्छी तरह पता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान कोई नहीं होता। हमारे और आपके दिल में, हमारा आपका दिल और हमारी आपकी इंसानियत ही ईश्वर है और कोई नहीं है। लेकिन और ये वो जानते हैं, लेकिन वो कल्कि अवतार अपने लिए नहीं, वो अपनी कमाई के लिए कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं और आपको लूटने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए वो इस तरह के प्रोपगंडा या हथगंडे अपनाते हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर का उद्घाटन, जहां प्राण प्रतिष्ठा, जहां कातिलों ने, जिनके कंधों पर लाखों करोड़ों की लाशें टिकी हुई हैं, रखे हुए हैं, कातिल हैं, वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो भगवान वहां बैठेंगे, आएंगे? सोच सकते हैं आप? लेकिन ये समझने के लिए बहुत गहराई से आपको मतलब मानवीय सिविलाइजेशन को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। आसानी से ऐसे कह देंगे तो लोग इसे गलत अर्थ में लेंगे। ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। और महात्मा गांधी ने कहा था वो, और महात्मा गांधी भी उस बात को समझे थे, अगर आप किसी को दर्द दे रहे हैं वही पाप है, और आपके कारण कोई क्षण भर की खुशी प्राप्त करता है वही पुण्य है। पाप और पुण्य का इससे बड़ी परिभाषा कुछ भी नहीं है और कोई सत्यता नहीं है। ईश्वर के लिए भी वही है। ईश्वर आपके अंदर है। अगर आप अपने अंदर झांकें, देखें, उसे खोजें और निकालें तो यही है कि वो आपको इंसान बनाए। आपके अंदर का ईश्वर आपको इंसान बनने की प्रेरणा देता है। ये जो मंदिरों में भगवान खड़े किए जाते हैं, ये तो धंधे के लिए किए जाते हैं। इनके जरिए धंधा किया जाता है, इनके जरिए लोगों को अंधा किया जाता है, इनके जरिए लोगों को बरगलाया जाता है, लूटा जाता है, इनके जरिए लोगों को गुलाम बनाया जाता है। और अगर ऐतिहासिक रूप से भी हम अध्ययन करेंगे मेरे दोस्त, तो मैं नहीं समझता कि अगर लोगों में ये बात नहीं होती, अगर लोगों को ये पता होता कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं उसके दिल में रहता है, तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। भारत की गुलामी का मूल कारण ही यही रहा है। भारत गुलाम ही इसीलिए हुआ है कि उसके मन में हमेशा रहता है कि भगवान मंदिर में बैठते हैं। भगवान, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि भगवान के लिए उसे लड़ना है, उसको घर बना के देना है, उसे मंदिर में बिठाना है, उसे लड्डू और फल चढ़ाने हैं, उसे ये सारी चीज़ें जो वो सोचता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उसके विनाश, गुलामी या जो भी समझिए उनका सबसे बड़ा कारण है। और भारत जैसे देश में जहाँ ठगों के यहाँ दरबार लगते हैं, जैसे अभी बागेश्वर पैदा हुआ है, कभी राम रहीम, कभी आशाराम, कभी रामदेव, कभी मुरारी बापू, कभी कोई। इन ठगों का जन्म ही इसीलिए होता है कि आपके मन में ये भरोसा नहीं है कि ईश्वर आपके अंदर है। आप ये सोचने लगते हैं, या लोग आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं
कि ईश्वर कहीं मंदिर में बैठा है, कहीं बाहर बैठा है। मेरे दोस्त, हमेशा ईश्वर को गलत तरीके से समझा गया, गलत तरीके से जाना गया, और इसीलिए लोगों को नफरत के जरिए बांटने का काम भी इसी जरिए किया जाता है, धर्मांधता के जरिए ही किया जाता है। आप देखिए, अगर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? बात यहाँ सिर्फ हिंदू की नहीं और मुसलमान की नहीं, सभी को बांटने का काम क्यों, कैसे करते हैं? धर्म के नाम पे। आप कोई और हो, वो कोई और है। सच तो यह है कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। खून उसका वही है, हमारा भी है। दर्द उसका जो है वही हमारा भी है। समस्या जो उसकी है वही उसका है, वही हमारी है। ये जो लूट रहे हैं लुटेरे, भगवान के नाम पर मूर्तियां बना करके, मंदिर बना करके, वो भी हमको भी लूट रहे हैं और उसको भी लूट रहे हैं। कहीं मस्जिद के नाम पे लूटा जा रहा है, तो कहीं मंदिर के नाम पे लूटा जा रहा है, तो कहीं गुरुद्वारे के नाम पे, तो कहीं चर्च के नाम पे, तो कहीं किसी नाम पे। लूटा ही ऐसे जा सकता है। आपको लूटना ये नहीं है कि आपसे पैसे मांगकर मंदिर बना दो, ये लूट नहीं है। आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया जाता है और आपको उस अंधेरे से कहा जाता है कि आपके भविष्य का निर्माता ये मंदिर है, मंदिर में बैठा भगवान है। वो गलत है। आज आपको कौन लूट रहा है, नरेंद्र मोदी या राम? आज आपका जीवन नरक बनाया है कौन, नरेंद्र मोदी या भगवान राम? इतने लोगों को मरवा डालने वाला, मारने वाला, कत्लेआम करवाने वाला, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह से खून बहाने वाला, खून बहवाने वाला, दंगे करवाने वाला, ये कौन है? और ये आपको बताएगा कि आप जाओ मंदिर में, आपको सारी समस्या का समाधान वहां मिल जाएगा। दैत्य बाहर बैठा है और आपको कह रहा है कि आप मुझे भगवान मान लीजिए और जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, आप मंदिर जाइए, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अभी क्या कहा जा सकता है इसको? धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन कोई भी संप्रदाय, धर्म, सब ऐसे ही अंधविश्वास, अंधेपन पर ही टिका होता है। गालियां हमको भी मिलेंगी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन सच यही है, सच है। और मैं सच बोलने से नहीं कतराता, मतलब सच को बोल देता हूं। आज बात आई तो बोल दिया, वरना बोलना नहीं जरूरी समझता, क्योंकि सच किसी को समझ में नहीं आता, पच नहीं पाता। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सच यही है मेरे दोस्त कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके अंदर ईश्वर है, आप ईश्वर हो, मंदिर में ईश्वर नहीं है। ये मंदिर ही इसीलिए बनाते हैं कि आपको बांटा जा सके, आपको ये कहा जा सके कि आपको मैं नहीं लूट रहा हूं, आपको तो भगवान ने लूट रखा है, लूट लिया है, आप जाइए उनसे मांगिए और वो देंगे आपको। लुटेरे हमेशा, मैंने अभी राहुल गांधी ने बड़ी जो कहा वही बात यहां भी लागू होती है कि लूटते ये हैं और इशारा करते हैं दूसरी तरफ, उधर उधर देखो आपकी जेब काट देंगे। अब आप मंदिर जाओगे तो वहां भी जेब काटेंगे। आपको पता नहीं होगा कि अयोध्या में यहां तक कि साइकिल के ठेके, माने अयोध्या, पूरी अयोध्या आज गुजरातियों के चंगुल में है। वहां का सारा बिजनेस, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं, तो वहां का पूरा वर्चस्व वहां गुजरातियों का है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि ये लुटेरे हमेशा दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि आप वहां जाइए, मंदिर की तरफ, क्योंकि चोर ये हैं, लूटते ये हैं, और आपको कहते हैं कि आपके लूटने का कारण मैं नहीं हूं। आप क्यों लूटे, आप क्यों बर्बाद हो, 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में आप क्यों खड़े हो, जाके भगवान से पूछो, मुझसे मत पूछो। ये है असलियत इनकी। आपका अगला सवाल है 19वां सवाल, कब तोड़ेंगे चीनी घुसपैठ पर चुप्पी? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी इज अ प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका एंड चाइना।
अमेरिका और चीन ने मिलकर के भारत को लूटने का जब प्लान बनाया तो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया भारत पर प्रधानमंत्री के रूप में। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, और राजनीतिक रूप से भी उनको परिपक्व नहीं थे, राजनीतिक रूप से उनका कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अमेरिका और चीन के कहने पर ही बनाया गया था। अगर आप जब बारीकी से कभी जांच होगी तो ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अमेरिका और चीन द्वारा चलाया जाता है। यूं कह सकते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी और चीन की खुफिया एजेंसी इन लोगों की मदद करती है, पैसे से या हर तरह से, और इसी से ये चल रहा है। तो क्योंकि भारत के बाजार पर कब्जा करना एक वर्चस्व की बात थी, आज हर लोग ये बोलते हुए मिल जाएंगे, तो भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और चीन ने हाथ मिला लिया। दोनों में समझौता हुआ कि अमेरिका भारत के सामरिक खरीदारी पर, यानी हथियार की खरीदारी पर को देखेगा, यानी बेचेगा, और चाइना जो है वो एफएमसीजी के मार्केट को कैप्चर करेगा। उसमें भी बंटवारा है। बहुत से सामान जो चाइना से आपको आते हैं इंपोर्ट करके, वो उसकी बिलिंग अमेरिका करता है। यानी अमेरिका और चीन दोनों मिल करके भारत के बाजार को लूट रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, हमको लूट रहे हैं और खा रहे हैं। और उसके लिए जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी, उनकी साजिश, उन लोगों से मिला होना। तो चीन के खिलाफ तो कभी नरेंद्र मोदी बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए तो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत में। आपका अगला सवाल है, कब रुकेगा मुद्रा पोर्ट से आने वाला हजारों टन ड्रग्स? अगर कहीं पैसा है मेरे दोस्त, और भारत में कम से कम, तो सबसे ज्यादा ड्रग्स के व्यापार में है। और डेफिनेटली वो व्यापार अडानी और मोदी का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर आवाज कौन उठाएगा, कौन ईडी छानबीन करेगी, कौन सीबीआई उसको चेक करेगी, कौन करेगा? आप सोच सकते हैं, ये जो कारोबारी होते हैं, मैं नहीं कहता कि पुड़िया बांध करके नरेंद्र मोदी जाते हैं ड्रग्स बेचने या अडानी जाते हैं ड्रग बेचने। उनका काम है उनको प्रश्रय देना। जैसे ये व्यापार, ड्रग्स का व्यापार जो करते हैं, वो इनको चुनावी चंदा देते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। अब उनका नाम भी सामने नहीं आएगा, उनका परिचय भी सामने नहीं आएगा। ऐसे ही ड्रग्स वाले हैं, हथियार वाले हैं, और माफिया हैं, गिरोह वाले हैं, भारत को लूटने वाले हैं, आतंकवादी टेररिस्ट हैं। ऐसे लोगों से भी पैसा आकर के चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसे आ रहे हैं, दूसरे के भी जा रहे होंगे। लेकिन कहने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर इतना स्ट्रांग निर्णय लिया और यह फैसला दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है, या देश के किसी भी बुद्धिजीवी को पता है, और कम से कम मैं तो 7 साल से, जब से यह बना है तब से मैं इसके खिलाफ यही बोल रहा हूं कि यह नरेंद्र मोदी का स्कैंडल है, घोटाला है। और वो सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। राहुल गांधी भी बहुत पहले बोल चुके थे कि ये घूस देने का एक लाइसेंस है। अभी घूस सामने से नहीं दिया जाएगा, अंदर से दे दिया जाएगा चुनावी चंदे के रूप में, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। कोई जानेगा भी नहीं। अब आतंकवादी की क्या मदद करते होंगे नरेंद्र मोदी, और दूसरे मतलब चीन की क्या मदद करते होंगे, अमेरिका की क्या मदद करते होंगे, जिनकी जो फिर वो उसके बदले में चुनावी चंदा देते हैं। यह रहा आपका 20वां सवाल, और आपका अंतिम और 21वां सवाल है, भाजपा नेताओं से ही क्यों जुड़ जाते हैं हर आतंकवादी घटना के तार? मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि पुलवामा में
पुलवामा की जांच भी नहीं होने दी। पुलवामा नरेंद्र मोदी ने ही करवाया। पुलवामा करवाया ही इसलिए गया क्योंकि 2019 का चुनाव जीतना था, उन्हीं के नाम पे चुनाव जीता। ये सब कुछ हुआ, ये तो आप जानते हैं, ये तो उनके लोग भी अब आकर बाहर कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि आतंकवादियों को प्रश्रय देना, उनको सहायता देना, ये सब इन लोगों का काम है। अभी मान लीजिए एक उदाहरण के जो डर बना हुआ है मेरे दिमाग में कि कभी भी शंभू बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी पुलवामा करवा सकते हैं। चुनाव नज़दीक है, उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, हाय तौबा भी मचाएंगे, बोलेंगे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, देखिए ये हो गया, और उसी के नाम पर वोट मांगेंगे। आप सोच के देखिए, मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक और पुलवामा नरेंद्र मोदी करवाने में सफल हो जाएं, वो भी शंभू बॉर्डर पे किसानों को मरवा के, और उन्हीं के नाम पे वोट भी मांग लेंगे। तो निश्चय ही जब भाजपा इस तरह के षड्यंत्रकारी काम करती है तो उसके तार तो उनसे ही जुड़े होंगे ना, किसी और से कहां जुड़ेंगे। देश में जो भी हुआ है आज तक, तोड़फोड़, आतंकवादी घटनाएं जो होती रही हैं, वो ये करवाते रहे हैं। और वहाँ तो सांसद भी बन के बैठे हैं जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं। भाई ये नहीं कहता कि दूसरा और कोई नहीं करता, लेकिन ये भी इसी तरह के कामों में शामिल हैं, ये तो निश्चित है। पुलवामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, और दूसरे पुलवामा का डर बना हुआ है शंभू बॉर्डर पे। किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। तो आपके ये 21 सवालों का जवाब मैं अपने तरतीब से, अपने तरीके से एक एक सवालों का अलग अलग जवाब दिया, आपने उठाया था, और आपने सवाल उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगा हो कि आपके सवालों का उत्तर मिल गया है तो इन उत्तरों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे छोटा छोटा वीडियो बनाकर भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं कोई कभी कॉपीराइट्स क्लेम नहीं करता, आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।